स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी के बारे में बता देता हूँ। एक कंपनी है योमो करके, एक बार इस पर चेक कर लीजिएगा। मतलब एक्सपीरियंस वगैरह तो कुछ नहीं मांगा है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा फिर भी इसमें। योमो टेक्नोलॉजीज़ करके नाम है, इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें कि एक्सपीरियंस चाहिए, फिर भी ट्राई कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। कल हमने देखा था कि जैम्प में डेटाबेस कैसे बनाना है ना। किसी को डाउट है उसमें? किसी को कोई क्वेरी हो? चलिए देखिए, जैम्प का बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने, चालू है, आराम से इसको देख भी सकते हैं। जैम्प डाउनलोड करने के बाद आपको जैम्प कंट्रोल पैनल चलाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिन, इस एडमिन पे क्लिक करना है आपको, तो आपके पास एक लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। यहाँ से आप डेटाबेस बना सकते हैं ईजिली। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस, इस पर डेटाबेस बनाइए, क्रिएट करिए, पूरा प्रोसेस वही है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो उनको बताइएगा। मैं आपको पाइथन से कैसे करना है वो बताता हूँ, और नई क्वेरीज भी सीखेंगे आज। तो समझिए, पाइथन से कनेक्ट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की हेल्प लगेगी ही लगेगी। पहली, होम पर जाइए। आपको हमेशा, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हैं या फिर आप जैंगो वगैरह पढ़ रहे हैं, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होस्ट आपका होगा लोकल होस्ट, और यूज़र होगा आपका रूट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए। तो पाइथन को यूज़ करने के लिए माईसीक्वल को यूज़ करने के लिए आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है कुछ ऐसा, पिप इंस्टॉल माईसीक्वल -कनेक्टर -पाइथन। ये इंस्टॉल आपको करना है, टर्मिनल पे करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट माईसीक्वल डॉट कनेक्टर के नाम से। ये लाइन यहाँ मत लिखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये टर्मिनल पर आएगी लाइन नंबर 2 जो लिखी हुई है, टर्मिनल पर लिखनी है आपको, और ये वाली लाइन आपके ऊपर आएगी माईसीक्वल डॉट कनेक्टर, ठीक है। ट्राई कैच हमने, क्या हुआ? आप किसी से भी कर लो, सब में सेम रहेगा। इंस्टॉल तो सेम ही रहेगा ना, वहाँ पर भी इंस्टॉल इसी नाम से होगा, यहाँ पर भी इंस्टॉल इसी नाम से होगा। मतलब इंपोर्ट जो हमने ये फाइल नेम जो आप बता रहे हो, हाँ MySQL.connector, हाँ इसी नाम से ही करनी है। हाँ। नेक्स्ट, तो अमन सर, ये जो MySQL कनेक्टर है, ये वाला it is for only for MS SQL या it will also support NoSQL और other data? नहीं, सिर्फ माईसीक्वल के लिए है ये, बिल्कुल। साइड बाय साइड ना एक बार NoSQL के लिए बता के चलो। NoSQL आपके मॉड्यूल में नहीं है यार, उसके लिए पूरा कनेक्शन अलग आएगा, क्योंकि NoSQL पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। NoSQL तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा वो। आपके जो सिलेबस में है वो माईसीक्वल का है, पर फिर भी आपको NoSQL का चाहिए, मैं आपको कनेक्टर भेज दूंगा उसका। नाम बता देना बाकी। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कनेक्ट की। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल मैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, देखो माईसीक्वल आपका मॉड्यूल, कनेक्टर भी आपका मॉड्यूल, और कनेक्ट आपका एक फंक्शन। माईसीक्वल डॉट कनेक्टर आपने इंपोर्ट कर लिया था ऊपर, उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पास हो रहा है? सबसे पहला पैरामीटर होस्ट, जो कि है लोकल होस्ट। कहाँ से पता चलेगा? जैम्प में अभी हमने देखा था, जो ये @ के बाद लिखा हुआ है, ये होता है आपका होस्ट। इसके बाद है यूज़र, यूज़र है आपका रूट। ये कहाँ लिखा हुआ है? जो भी @ से पहले लिखा होता है, ये वाला। इसके बाद पासवर्ड,
बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका ब्लैंक रहता है। सिर्फ इतनी सी लाइन रिक्वायर्ड है आपके कनेक्शन बनाने के लिए। इसके बाद आपने ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था फंक्शन का, जो भी आपने काम किया, वो आपने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया MyDB, ठीक है। इस MyDB में एक और मेथड आता है आपके पास जिसका नाम है कर्सर। यही कर्सर आपकी हेल्प करेगा आपकी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाने में। तो सबसे पहले क्वेरी क्या होगी, कोई बता सकता है? हमने कल भी देखी थी, डेटाबेस क्रिएट करना। तो बस हमने क्या लिखा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर वो क्वेरी क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम हमने कल रखा था पाइथन 123 PM, कुछ ऐसा रखा था, करेक्ट। कंट्रोल एस किया हमने इसको और रन कराकर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अगर हम अपना डेटाबेस जाकर चेक करें, यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अपने डेटाबेस को, तो यहाँ पर आपके पास नीचे की तरफ एक डेटाबेस नहीं आया। ये रहा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, खाली है। अब क्या बनाना, नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा? मैंने डिलीट कर दिया था ना अभी, दोबारा कर दूँ? दोबारा कर दूँ, बताओ। नहीं आप बताओ, मैं तो कर दूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ऐसा लगता है आपको तो कर लो, डिलीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हटा दिया, अब नहीं है मेरे पास। रिफ्रेश करोगे तो आप चेक कर लो, नहीं है मेरे पास, ठीक है। 1 2 3 कोई नहीं है। दोबारा से इसी फाइल को रन कर दो, अब चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर चेक करो, ये आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा? टेबल। तो भाई ये वाली कमांड तो चल गई। अब बात थी कि इसी डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल बनेगी, तो वो चौथा पैरामीटर आपको यहाँ पास करना है, डेटाबेस, और आपके डेटाबेस का नाम क्या था? पाइथन 123। नेक्स्ट कमांड वही है, सेम कमांड है, कोई चेंज नहीं है। क्रिएट टेबल, कस्टमर डिटेल्स, आईडी, इंट, नॉट नल, नेम, वेरकेर, लेंथ 20, ईमेल, वेरकेर, सैलरी, इंट, नॉट नल। कंट्रोल एस किया हमने इसको और रन करा दिया, ठीक है। कोई एरर नहीं है, जाकर चेक कर लो, रिफ्रेश कर लो यहाँ पर इसको, तो ये हमारे पास कस्टमर डिटेल्स नाम की टेबल आ गई। इसको क्लिक करो, हमारे पास कॉलम नेम आ चुके होंगे। स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल और सैलरी, करेक्ट। इसके बाद क्या था टास्क हमारा? इंसर्ट करना। तो भाई ये वाली कमांड अब दोबारा नहीं चलेगी क्योंकि टेबल बन चुकी है। तो ये कमांड थी हमारी एग्जीक्यूट करने की, जो इंसर्ट करने के लिए हम लोग चला रहे थे। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अगेन इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल, कॉलम नेम आपके सारे और वैल्यूज। कंट्रोल एस, रन करा दो इसको। चेक कर लो आया या नहीं आया। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज़, कोई बता सकता है क्या गलती है? गलती नहीं है एक्चुअली, मैं ही बता देता हूँ। जब हमने क्रिएट टेबल किया और क्रिएट डेटाबेस किया, तब हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्स्ट्रा। पर जब हमें कुछ इंसर्ट करना है, तब हमें साथ में एक और फंक्शन की हेल्प लगेगी और उसका नाम है कमिट। तो यहाँ पर देखो, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है mydb.commit। ये कमिट ही आपकी हेल्प करेगा आपके उस पर्टिकुलर डेटा को आपके डेटाबेस में डालने के लिए। जब तक आप ये नहीं चला देंगे कमिट, तब तक कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। रन करते हैं, चेक करते हैं। एरर भी नहीं आएगा। हाँ, एरर भी नहीं आएगा। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं हम, तो अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो कमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी इंसर्ट करना है, ध्यान रखिएगा, कभी आप ना लगाएं और कहें कि नहीं आ रही है वैल्यू।
वो रीज़न यही हो सकता है। आगे बढ़े। अब ये तो बात हो गई भाई एक टाइम पर एक ही इंसर्ट करने की, बट अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तब आप क्या कर सकते हैं। सिंटैक्स देखिएगा, हमने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स कॉलम नेम। वैल्यूज़ में हमने $s, %s और %s लिखा हुआ है। ये होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। मतलब इसका है कि यहाँ पर डायनेमिक वैल्यूज़ आ सकती हैं। आपको अगर डायनेमिक वैल्यूज़ लानी है तो यहाँ से आ सकती है। कैसे आएंगी? आपने क्या किया, एक लिस्ट बना ली अपनी वैल्यूज़ की, ठीक है, जिसके अंदर टपल्स हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ भी हैं। और फिर आपने बस एक, अभी तक हम देख रहे थे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को चलाने के लिए आपके पास आ जाता है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी। इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए हैं। पहला SQL, ये वाला जिसमें क्वेरी लिखी हुई थी, और वेल जिसमें हमारी डायनेमिक वैल्यूज़ लिखी हुई। और फिर से हमने क्या कर दिया, इसको कमिट कर दिया। Ctrl+S, रन कर दीजिए इसको। यहाँ पर चेक करिए तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर? नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा? फैच करना। फैच करने के लिए कमांड सेलेक्ट। तो भाई देखिए सेलेक्ट की कमांड, कितनी वैल्यूज जानी है? 1 2 3 4, इसलिए 4 बार। ये है आपकी कमांड फैच करने की, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, करेक्ट। बट इसका आउटपुट आपको कहाँ मिलेगा देखने को, क्या बता सकता है? टर्मिनल में। बट टर्मिनल में कैसे आएगा? प्रिंट तो है नहीं, तब हमें एक और फंक्शन यूज करना पड़ता है और जिसका नाम है फैच ऑल। ये फंक्शन ही आपकी हेल्प करेगा यहां से वैल्यूज को निकालने में। देखो दिखाता हूं, प्रिंट डिटेल्स किया मैंने, रन किया मैंने इसको। आपके पास क्या मिल रहा है? लिस्ट के अंदर टपल्स मिल रहे हैं, बट फॉर्मेट अच्छा नहीं है। अगर लिस्ट के अंदर भी मिल रहे हैं तो हम क्या लूप नहीं चला सकते? तो उसके ऊपर हम लूप्स भी चला सकते हैं। तो आप लूप चला लो और लूप में वैल्यू चेक करा लो फिर से। तो ये देखिए आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से उठकर यहाँ पर आ चुकी है। अगर इस फॉर्मेट में आ रही है तो फिर से अगेन लूप चला सकते हो, क्योंकि ये भी टपल है। टपल अनपैक भी कर सकते हो, सारी वैल्यूज भी एक्सेस कर सकते हो। आया समझ में ये वाला पार्ट? अब ये फैच वन एक और देख लो। फैच वन क्या करता है? एक टाइम पर एक ही रो को उठाकर लाएगा आपके पास, बट स्टार्टिंग से ही उठाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका इतना यूजफुल नहीं आएगा आपको, बट फिर भी समझ लीजिए। आउटपुट भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। नन आया हमारे पास, हाँ, क्योंकि एक टाइम पर एक ही चलेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, फैच ऑल फैच वन एक टाइम पर एक ही चलेंगे आप। नन आ रहा है क्या भाई? सर उसका हमने वो नहीं लिया ना, वेरिएबल थोड़ी जगह ना अनलाइक था। नहीं नहीं, नन आ रहा है, नन आ रहा है, हाँ सॉरी। फैच ऑल और फैच वन में एक टाइम पर एक ही चलेगा, इसलिए नन आ रहा है आपके पास। अब चेक करो, ठीक है, एक टाइम पर एक मिलेगा। तो ये जितना भी पार्ट आपने देखा, ये था पाइथन का कनेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास इतना पार्ट बस।
सिर्फ इतना सा पार्ट आपकी हेल्प करेगा आपके डेटाबेस में कनेक्शन बनाने में। इसमें किसी को डाउट तो बताइए। फिर हम क्वेरीज पढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेरीज ही हैं। और अब- नहीं सर इसको कनेक्शन ही मेन है भाई। क्वेरीज अब डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेरीज। कहीं पर भी जाओगे आपसे वो ये नहीं पूछेगा पाइथन में कनेक्शन कैसे करेंगे, वो आपसे पूछेगा क्वेरीज बताइए। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी रहता है। हाँ, जैम्प के लिए बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी रहता है आपका, ब्लैंक स्ट्रिंग रहता है। आगे देखिए, आपके पास कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शंस। कोई बताएगा एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट तो आप लोग बता ही सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल वेयर आईडी इक्वल टू 4, मतलब जिसकी भी आईडी 4 होगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये भी आप देख चुके हो, कल ही देखा था आपने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, जो हमने सैलरी के लिए किया था, ठीक है ना। और लिमिट 2 भी देख चुके हो, है ना। अपडेट वाली कमांड भी देख चुके हो आप। अपडेट कस्टमर डिटेल सेट नेम वेयर आईडी इक्वल टू 1, ये अपडेट किसी रो को करने के लिए था, देखे थे ना। अब हाँ, वही है बस कर्सर डॉट बस सब वही है। अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। ये देखिए, ये आपको क्या देगा, मैं ऊपर के कमेंट कर देता हूँ और इसका आउटपुट बताइएगा मुझे। 5 आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, और तो कुछ नहीं चल रहा ना। इसको भी कमेंट कर दो और इसको अनकमेंट करो। इस एग्रीगेट फंक्शन होता है आपके पास मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम। कोई बताएगा एग्रीगेट का मतलब? मैथमेटिकल फंक्शंस जिनमें आप एग्रीगेट करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। मिन मतलब मिनिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट, एवरेज पता है एवरेज का मतलब, सम मतलब सम। तो ये आपको क्या देगा, कोई बता सकता है? सेलेक्ट मिनिमम सैलरी और नाम फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। ठीक है, रन करा कर देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। हमारे पास एरर आई है, हमारे पास क्या एरर आई है वो चेक करते हैं। फिर अब ये क्वेरी अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है एरर में, ट्राई कैच है वो तो मैंने ट्राई कैच लगा रखा है, बट ये नहीं चल रहा है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वैसे तो चेक कर लो अब। सेलेक्ट मिन सैलरी नेम फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, चेक करते हैं। ठीक है, 1000 सोन चेक भी कर सकते हो आप। यहाँ पर आओ, सबसे मिनिमम किसकी है, गलत आ रहा है हमारे पास, क्या गलत आ रहा है? मिन सैलरी नेम आया फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, नेम पहला वाला उठा लिया। ओके, तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, वेयर सैलरी नहीं सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। ठीक है, हो सकता है आपको एरर दे, चेक कर लेंगे। वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी, चेक करते हैं। एरर आ रही है, वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। गलत आ रहा है। चलो यहाँ से चेक नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं,
यहाँ पर चलाते हैं इसको, एसक्यूएल के अंदर चलाते हैं, यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या एरर आ रही है हमारे पास। सैलरी नेम कस्टमर डिटेल्स वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। रन करा कर देखते हैं इसको। इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, मिन सैलरी, एरर आ रही है इसमें। एरर क्यों आ रही है? नाम गलत ले रहा है, नेम तो पहला उठा रहा है, मिनिमम सैलरी आ रही है पर हमारे पास सैलरी मिन सैलरी सर नेम गलत उठा तो नेम आ गया। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। वेयर सैलरी इक्वल टू दो सैलरी सेम तो नहीं है हमारे पास, है ना? सब यूनिक ही हैं। हाँ, एरर कैसे आ रहा है इसमें? सेलेक्ट मिन सैलरी नेम फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी आना तो चाहिए। ये जो फंक्शन लिखो सर, सेलेक्ट सैलरी नेम फ्रॉम कस्टमर लिखो ना, मिन सैलरी सिलेक्ट के बाद तो लगाना है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम सैलरी वो डायरेक्टली निकाल लेगा यहाँ पर। इसीलिए मैं इसीलिए वैसे करने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ पर भी लगा सकता था पर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रही है। हाँ, नेम आ करके देंगे सेलेक्ट नेम, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉलम नेम कहीं भी लिख सकते हो। अब चेक करते हैं। नहीं, सैलरी लिमिट वेयर सैलरी गलत दे रहा है। वेयर सैलरी मिनिमम सैलरी नहीं आ रही है यहाँ पे। चलिए मैं आपको ना एक और तरीका सिखाता हूँ इसका। अच्छा एक चीज बताओ सर, सैलरी को हमने क्या इंटीजर बोल दिया था? इंटीजर है, इंटीजर है। चलिए मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ। अगर ऐसे वर्क नहीं कर रहा है तो एक और तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। चेक करते हैं इससे। ठीक है, अब ये तरीका समझिए नया। आपके पास एक क्वेरी है, ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। सेलेक्ट सैलरी नेम फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, इतना समझ में आ रहा होगा। वेयर के बाद हमने एक और कंडीशन में एक और क्या लगाई? क्वेरी लगाई, एक और क्वेरी लगाई। इसको बोलते हैं सब क्वेरी। जब भी हम किसी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लगा देते हैं तो वो होती है सब क्वेरी। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली आप क्वेरी देख रहे हैं उसको आप सब क्वेरी बोलेंगे। और उस सब क्वेरी में हो क्या रहा है? हमने क्या लगाया हुआ है? सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स। मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मिनिमम सैलरी मिलेगी। और वो किसके इक्वल में होगी? सैलरी के। तो जिसकी भी सैलरी मिनिमम वाली होगी उसका क्या मिल जाएगा हमको? सैलरी और नेम। समझ रहे हो? इसी तरह मैं अपोजिट भी कर सकता था इसका, मैक्स। तो आपके पास मैक्स का मिल जाएगा। और भी देख लो। ये समझ में आया? क्वेरी के अंदर क्वेरी, इसको बोलते हैं सब क्वेरी। तो ऐसा कुछ, हाँ पाइथन में कर लो भाई साहब। सेम क्वेरी यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रन करा लो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेरी सेम है, वैसे क्यों नहीं आ रहा? कंडीशन नहीं मैच होगी ना। हम तो उसकी मैक्सिमम ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं। दोनों, मैं दोनों दिखा रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मिनिमम भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, मैक्सिमम भी एक एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आप सिंपल चलाएंगे तो चलेगा, अगर आप सिंपल चलाना चाहते हैं, जैसे ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, लाइक सपोज करिए ये वाला, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, ये क्या देगा आपको, कोई बता सकता है? और सोचो, टोटल, ठीक है। चलो तीनों बताइए, एवरेज, सम, ये तीनों बताइए। सम में ऐड कर देगा, एवरेज में उसका काउंट काउंट देगा, हाँ, बाई दिन में कर देगा, दिन में। एवरेज हो सकता है, एवरेज निकाल देगा। एवरेज में एवरेज, सम में सम, काउंट में जितने टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी वो आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप वहाँ पर चलाओ, यहाँ पर चलाओ, बात बराबर है, क्वेरी सेम रहने वाली है। मैं आपको अलग चीज़ें सिखाता हूँ, तो आपको अगर पाइथन में यूज़ करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सिंटैक्स ऐसी सेम रहने वाला है। नई चीज़ें सीखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये हमारा डेटाबेस है, टेबल है। इस टेबल में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी आते हैं, नए नए ऑपरेटर्स। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, अगर मुझे सैलरी मुझे वो नेम और ईमेल चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से 5000 के बीच में, तो क्या यूज़ करें? मैंने कहा सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, और सैलरी भी ले लो ताकि आप देख भी पाओ। फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, वेयर में क्या लिखूँ? ये सैलरी इन बिटवीन कर सकते हो। सैलरी बिटवीन 1000 एंड 5000, ठीक है। तो बिटवीन भी आपके पास एक ऑपरेटर है, आप यूज़ कर सकते हैं, एंड भी एक ऑपरेटर है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। रन कराएंगे आप तो आपके पास 1000 से लेकर 5000 तक के बीच में सारी सैलरीज आ जाएगी, ठीक है। वो नाम, ईमेल और सैलरी आपने यही निकाला है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना बिटवीन? किसी को डाउट बिटवीन में? और समझिए, रन कराते हैं, चलो रन कराते, पहले देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास नेम सोनू है, सैंडी है, दो ही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वही नाम चाहिए जिनके नाम एस से स्टार्ट है, तो कोई बता सकता है क्या यूज़ कर सकते हैं? मैंने कहा सेलेक्ट करो, सारी इंफॉर्मेशन ले लो, वेयर, नेम, लाइक। लाइक आपके पास एक और ऑपरेटर आया, लाइक ऑपरेटर, लाइक A%, सॉरी नॉट A%, S%, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि जिसका भी नाम S से स्टार्ट है, और परसेंट आपको ये बताता है कहीं पर भी एंड हो रहा हो हमें मतलब नहीं है, स्टार्ट पर S से होना चाहिए। आप रन कराएंगे तो आपको सोनू और सैंडी मिलेगा। समझ में आया? अपोजिट भी कर सकते हैं इसका, अगर आप लिखते हैं %S, मैं Y लिख देता हूँ, तो ये आपको क्या बताएगा? जिसका भी नाम Y से एंड हो रहा होगा और कहीं से भी स्टार्ट हो रहा होगा मतलब नहीं है, जैसे एमी और सैंडी। क्लियर ये वाला? लाइक ऑपरेटर और देख लो, लाइक के बाद लाइक में अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब वो स्टार्ट कहीं से भी हो, एंड कहीं पर भी हो, बीच में अगर कहीं पर भी AN आ रहा होगा तो वो नाम आपको निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें AN आ रहा है, इसमें AN आ रहा है, ठीक है। सैंडी और हना है आपके पास, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और देख लो, अगर आप लिखते हैं S_1 2 3, मैंने 3 लगाए हैं, आउटपुट बताइएगा मुझे। एस के बाद की 3 चीज बताएगा, ठीक है। S के बाद कम से कम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स बोलते हैं। आप इसको अगर एक और लगा देते, एक और अंडरस्कोर लगा देते तो क्या होता? ठीक है, तो सिर्फ सैंडी आता आपके पास, सोनू नहीं आता।
ठीक है, लेंथ बताता है कैरेक्टर्स की, ये अंडरस्कोर कि कितने लेंथ तक आपको चाहिए। ये क्लियर हुआ? और देखें और समझिए। इनका मैं बताऊंगा अभी। पहले एक चीज़ समझो, एक होता है ड्रॉप और एक होता है टर्नकेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ड्रॉप में तो एक होता है ड्रॉप, वो देगा टर्नकेट। ड्रॉप में तो पूरा डाटाबेस ही डिलीट हो जाता है, ठीक है, और ट्रंकेट में तो हमें टेबल डिलीट करनी होती है। इसमें भी होती है। ड्रॉप का मतलब होता है अगर आप किसी टेबल या फिर किसी डेटाबेस को डिलीट कर रहे हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। मतलब जैसे मैं अगर लिखता हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ये सिंटैक्स है इसका, यहाँ पर टेबल का नेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके डेटाबेस से पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी आपके पास। अगर आप यूज़ करते हैं टर्नकेट, टर्नकेट का मतलब होता है कि आपके पास टेबल तो रहेगी बट उसके अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? किसी को डाउट इसमें तो बताइए, कोई डाउट? बाकी लोग ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको वेबसाइट पे ही दिखा दे रहा हूँ सारे। पाइथन आप यहाँ से डेटाबेस आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा वैसे तो, बट मैं आपको और चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक है हैविंग, इसको देखिए, ये हैविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जगह यूज होता है ये हैविंग और वेयर। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ के मुझे बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? तो बता सकता है? अरे अभी तो बताया, एग्रीगेट फंक्शंस, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, मिन। अभी हम थोड़ी देर पहले कंडीशन लिख रहे थे, यहाँ पर कहाँ गया हमारा, ये वाली लिख रहे थे ना हम लोग, सेलेक्ट वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी, हम ये लिख रहे थे। तो भाई ये कहता है कि आप वेयर के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसकी जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैविंग। ठीक है, रन करके देखते हैं। कुछ भी नहीं आया हमारे पास, कुछ भी नहीं है क्या ऐसा? हैविंग सैलरी ग्रेटर देन लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है मिनिमम सैलरी से। 3000 एक ही आया हमारे पास। कोई बता सकता है एक ही क्यों आया? कोई रीज़न? आने तो सारी चाहिए थे। अगर अच्छा मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहाँ गया? हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिन सैलरी। को बता सकता है क्या आउटपुट आ सकता है? अब क्या आउटपुट आएगा? देखें अभी भी 3000 आया। ये एक टाइम पर एक ही रिटर्न कर रहा है, आपके पास होना चाहिए ऐसा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी भी है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखो, सिंटैक्स देख लो पहले। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर के साथ एक कंडीशन इक्वल टू ग्रुप बाय, फिर हैविंग के साथ एक कंडीशन। अब जैसे यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ पर देखो कैसे यूज़ किया हुआ है। सेलेक्ट कस्टमर आईडी, काउंट किया हुआ है, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5। ये समझ में आया? वो सारे मिल जाएंगे आपको। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता, सपोज करो हैविंग सैलरी
सैलरी अगर हम लिखें मिन सैलरी, कुछ ऐसा, और मैं यहाँ लिख दूँ अगर, या मिनिमम मत लगाओ आप, काउंट लगा लो इसको, काउंट पे मत लगाओ, काउंट में तो गलती देगा ये, ग्रेटर देन 1000, और यहाँ पर इसको मैक्स मत करना, इसको आप करो ये सैलरी। अब चेक करें क्या आएगा, सारे आ रहे हैं हमारे पास। वहाँ पर एक टाइम पर एक ही कंपेयर हो रहा है, जबकि आपके पास यहाँ पर पूरा कंपेयर होगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली एक ऐसी वैल्यू आ रही है तो मैं इसकी जगह पर क्या यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मिनिमम सैलरी कितनी है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ी देर पहले ही यूज़ किया हमने, पहले कंडीशन क्या थी हमारी, अभी हमने ये लिखा था ना, सैलरी इज ग्रेटर देन मिन सैलरी, जब हमारे पास एक टाइम पर एक ही आ रही है। रन करते हैं तो एक टाइम पर एक ही दे रहा है आपको, जैसे ही बड़ी मिल गई वहीं से बाहर निकल गया। बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि यहाँ पर 1000 आ जाए, बस वो मिन सैलरी ना देखे। तो क्या मैं यहाँ पर सब क्वेरी फिर से नहीं चला सकता, बताओ? क्या मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, इसको ब्रैकेट में कर लो। क्या मैं ये नहीं कर सकता? अब चेक करें, अब आ गए हमारे पास सारे, समझ रहे हो आप? बहुत सारे तरीके हैं आपके पास करने के, मतलब वही हुआ ना, मिनिमम सैलरी आएगी आपके पास यहाँ पर, ग्रेटर देन, सारे मिल जाएंगे आपके पास। आया समझ में? किसी को डाउट इसमें कैसे यूज़ करना है? कभी कभी आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आपको हर बार ये डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए किसी चीज़ का। कभी कभी आप सॉल्यूशंस को सब क्वेरी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो सोच कर चलिएगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपके पास एक आता है, यह है ड्रॉप टेबल के लिए, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, तो आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं। यह है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। फिर से बता रहा हूँ, आपके टेबल डिलीट नहीं होगा इसमें, आपका डेटा डिलीट होगा बस। तो डिफरेंस है ड्रॉप और ट्रंकेट में। और समझिए एक और इम्पॉर्टेंट, ऑल्टर टेबल, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स। मतलब अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी कॉलम को ऐड करना है, या किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे समझिए। पहला सिंटैक्स है ऐड कॉलम के लिए, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम और उसका डेटा टाइप। यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कैसे लिखेंगे इसको। जैसे मुझे कॉलम ऐड करना है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम। जैसे मैंने कहा एज को ऐड करना है मुझे, तो मैंने कहा एज, और उसका डेटा टाइप मत भूलिएगा, इंट। रन करिए तो ये आपके पास एक एज नाम का कॉलम भी ऐड हो गया होगा, जिसमें वैल्यूज़ क्या है, नल है। ठीक है, तो ये आपको यूज़ करने का तरीका है, ऐड करने का। इसी को अगर डिलीट करना है तो आपके पास फिर आएगा दूसरा ड्रॉप कॉलम, ऑल्टर टेबल नेम और ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो आप सेम क्वेरी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, पहले कॉलम, कॉलम और कॉलम का नेम, आपने कहा एज। ठीक है ना, रन करेंगे आप तो ये आपका ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, और देखिए डिलीट, एक डिलीट का भी आएगा आपके पास, इसमें नीचे होगा अगर दे रखा होगा इन्होंने, तो डिलीट तो आप वैसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने दे नहीं रखा है। वेयर की कंडीशन डालकर आप डिलीट यूज़ कर सकते हैं। हाँ,
सर यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा। बहुत जल्दी याद आया, इनको भी नहीं दिख रहा। बहुत जल्दी याद आया भाई। नहीं दिख रहा यार, दिख तो रहा होगा। नहीं दिख रहा? आप दिखाए आपको लाइट लाइट ब्लर हो जाता है बीच में ज़्यादा भी देखो तो इसको मत देखो भाई, उसको बंद उस पर फोकस करोगे तो उधर से रिफ्लेक्शन गया सारा। चलो कोई नहीं, ये क्लियर हुए। मैं आपको सर ड्रॉप के साथ एक और फंक्शन बताया था ना आपने, ट्रंकेट, ये रहा। तो सर ये क्या मतलब कॉलम डिलीट कर देते हैं? नहीं 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 नहीं, ट्रंकेट आपके टेबल का पूरे डेटा को डिलीट करता है। पूरे डेटा को डिलीट कर हाँ, टेबल डिलीट नहीं करेगा, टेबल के डेटा को डिलीट करेगा। ड्रॉप आपके पूरी टेबल को डिलीट करता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रंकेट से एक बार डिलीट हो जाएगा तो रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ड्रॉप से? ड्रॉप तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो तो पूरा ड्रॉप है। इसीलिए हमेशा ड्रॉप करते टाइम, डिलीट करते टाइम वो आपसे पूछेगा जरूर कि करना है डिलीट या नहीं करना है। एक तरीका है, पर जैम्प आपको एक अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है कि बाई चांस हो सकता है आपका डेटा डिलीट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर लो अपने डेटा को। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, आप अपने इस पूरे डेटा को सेव भी करवा सकते हैं। यहाँ पर देखो फॉर्मेट पूछ रहा है, किस फॉर्मेट में आपको सेव करवाना है। एसक्यूएल में सेव करवाना है, सीएसवी में, बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको, पीडीएफ में फॉर्मेट करवाना है, तो आप किसी में भी सेव करा लो। सीएसवी में करा लो, डंप ऑल रोज, और ये आपके पास एक सीएसवी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे तो मीडिया डाटा इकट्ठा होकर भेज दीजिए। हाँ, इसीलिए ना ये आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा जैसा आपके डेटाबेस में था। अपलोड भी कर सकते हैं आप इसी को सेम। ठीक है, तो पहले से बैकअप बनाकर चलिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए। क्लियर? आगे देखिए, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है आप लोगों को, जॉइंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। कोई बताएगा जॉइन का मीनिंग क्या है? हाँ, जोड़ना। अच्छा, खुद सोचो, क्या मेरे पास कभी एक टेबल में, एक डेटाबेस में एक ही टेबल होगी? बहुत सारी हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले भी लिया था एग्जांपल, दोबारा लेता हूँ मैं इसी को, समझिएगा। मेरे पास एक टेबल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, और एक ये दूसरी टेबल है। ठीक है, इस टेबल में आपके पास, पहले टेबल का नाम भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको कल एक प्राइमरी की बताया था, है ना, और आज मैं एक बताऊंगा आपको फॉरेन की। दोनों समझिएगा दोबारा से। टेबल के नेम समझिए पहले। इस टेबल का नेम है एम्प्लॉय, और इस टेबल का नेम है डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें जो कॉलम नेम है वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट की आईडी ले लो, आपकी मर्जी है। ये जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, इसमें भी आपके पास आईडी है, यहाँ पर है डिपार्टमेंट का नेम, और ये बाकी कॉलम में कुछ भी रख लो आप। मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी है 1 2, नेम है किसी एम्प्लॉय का A B, डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पर, लाइक सपोज करिए 3 और 4। यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है लाइक 4 मत लीजिए, 3 और 4। ठीक है, डिपार्टमेंट के नेम है HR, और कौन सा था, सेल्स। ठीक है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वो नाम निकालने हैं, मतलब मुझे नाम भी चाहिए, और दोबारा सुनो, नाम जो कौन सी पोजीशन में क्या है? पोजीशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, डिपार्टमेंट बोलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉय के जो नाम है, मुझे पता करना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है ना।
तो भाई मेरे पास एम्प्लॉय वाली टेबल में आईडी है, मैं उससे ये नहीं पता लगा सकता कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं अगर इसमें से प्राइमरी की कौन सी है तो आप बताएंगे कौन सी है? इस वाली टेबल के लिए ये वाली प्राइमरी की है, और इस वाली टेबल में ये वाली प्राइमरी की है। अब फॉरेन की समझिए, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज की जाती है तो वो उस टेबल के लिए फॉरेन की होती है। समझ में आया मैंने क्या कहा? दोबारा समझिए, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज की जाती है तो वो कॉलम उस टेबल के लिए एक फॉरेन की होता है। इस वाली टेबल के लिए होगा ना भाई। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं इंडिया में हूँ तो मैं यूनिक हूँ, मैं यूएस गया तो मैं उसके लिए क्या हुआ? फॉरेनर। उसके लिए हुआ ना, अपने लिए थोड़ी। समझ में आया भाई? वही मीनिंग है यहाँ पर भी। समझ में आया फॉरेन की का मतलब? पूछ लो फॉरेन की में, कंफ्यूज मत होइएगा फिर से। सर ये जो आईडी है 3 और 4, हाँ तो ये जो दूसरा वो है उसमें जो डिपार्टमेंट है उसके लिए फॉरेन की होगी ना? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसके लिए फॉरेन की है ना, एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए। एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट के लिए होगी या आईडी के लिए होगी वो फॉरेन? नहीं 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 भाई, डिपार्टमेंट देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। ये है आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, ये नेम है एम्प्लॉय का, ये है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। ये दूसरा कॉलम है, दूसरा टेबल है सॉरी, जिसमें यहाँ पर है आईडी और यहाँ पर है डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं 3-4 बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, 1 2 3 ABC, डिपार्टमेंट आईडी लाइक 1 2 3, यहाँ पर मैंने कहा 1 2 3, डिपार्टमेंट का नाम मैंने कहा HR, सेल्स और प्रोडक्शन, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय की टेबल है और ये डिपार्टमेंट की टेबल है, तो डिपार्टमेंट वाली टेबल के लिए जो आईडी वाला कॉलम है ये है प्राइमरी की। इसी तरह एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए ये वाला जो आईडी कॉलम है ये है प्राइमरी की, करेक्ट। बट ये आईडी वाला कॉलम हमने यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है, नाम कुछ भी रख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बट ये जब यूज़ हो जाता है तो उसी को बोलते हैं फॉरेन की। पूरी टेबल के लिए वो फॉरेन की है, मतलब एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए ये डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम मेरे लिए फॉरेन की है। समझ में आया? किसका क्वेश्चन था ये? हाँ हिमांशु, बताइए साहब। आ गया सर। ठीक है, आगे देखिए अब अब सिंटैक्स जरा ध्यान से समझिएगा और पहले जॉइन समझते हैं कि जॉइन कितने टाइप्स के हैं आपके पास।
कहाँ थे हम लोग? सबसे पहला होता है आपके पास इनर जॉइन, दूसरा होता है लेफ्ट जॉइन, तीसरा होता है आउटर जॉइन, चौथा होता है आपके पास सेल्फ ले लो आउट राइट नहीं सॉरी तीसरा आपके पास राइट जॉइन होता है, राइट जॉइन। बाकी और भी होते हैं जैसे आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। कोई इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और जनरली सबसे ज़्यादा इस पे आते हैं और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी आपके पास यही है। अब सिंटैक्स समझिएगा, सिंटैक्स ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ सिंटैक्स। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये वाली बहुत सारी टेबल्स हैं मेरे पास। एक है कस्टमर की टेबल और दूसरी है मेरे पास पेमेंट की टेबल। कस्टमर की टेबल में मेरे पास क्या क्या है देखिए, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, फ़ोन, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह पेमेंट वाली टेबल में मेरे पास क्या क्या है, कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट डेट और अमाउंट, करेक्ट। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि फॉरेन की कौन सी है, कस्टमर नंबर, किस टेबल के लिए कस्टमर नंबर फॉरेन की है? उसमें वो प्राइमरी है, यहाँ पर ये फॉरेन की है। पेमेंट वाली टेबल के लिए कस्टमर नंबर एक फॉरेन की है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है जो हमें सॉल्व करना है जॉइन के थ्रू, हमें वो कस्टमर निकालने हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी है और किस डेट को की है। क्वेश्चन समझ में आया? मुझे वो कस्टमर के नेम चाहिए जिन्होंने पेमेंट कर दी है और कब की है, कौन सी डेट को की है। और चलो अमाउंट भी ले लो कि कितना अमाउंट उसने पे भी किया है, ये भी निकालना है। तो भाई कस्टमर नेम तो भैया उसमें है कस्टमर वाली टेबल में, अमाउंट आपका पेमेंट वाली टेबल में है और पेमेंट की डेट भी अमाउंट पेमेंट वाली टेबल में ही है। अब सिंटैक्स समझिए, सिंटैक्स ध्यान से, सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं। सेलेक्ट, क्या क्या निकालना है मुझे? कस्टमर का नेम कौन सी टेबल से निकालना है? कस्टमर नेम किस में है? कस्टमर वाली टेबल में। तो कस्टमर्स डॉट, ये जो पहला कस्टमर लिखा है ये आपका क्या है? टेबल नेम। हमें क्या निकालना है उसका? कस्टमर नेम, कॉमा, पेमेंट वाली टेबल से हमें क्या निकालना है? पेमेंट की डेट, कॉमा, पेमेंट वाली टेबल से ही हमें क्या चाहिए? अमाउंट, करेक्ट। फ्रॉम, कौन सी टेबल से? दो टेबल है हमारे पास। चलो मैं पहले पेमेंट ही लिख देता हूँ, आप पेमेंट कह रहे हैं पेमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। इनर जॉइन, इनर जॉइन दिख रहा है आप लोगों को या जूम करूं? ठीक है। ज्वाइन किसके साथ करना है? ठीक है। अब बात आती है कि ज्वाइन करे कैसे। हमारे पास दोनों टेबल में कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में हो। भाई जैसे कस्टमर नंबर देखा था हमने, कस्टमर नंबर दोनों ही कॉलम दोनों ही टेबल में था। तो जहां जहां मैच करेगा वहां वहां की इंफॉर्मेशन निकाल कर लाकर आपको देता है ये इनर जॉइन। हाँ, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कस्टमर नंबर था ना, कस्टमर्स अच्छा पहले आएगा ऑन, ऑन हम अभी तक वेयर यूज कर रहे थे, लगा सकते हो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम ज्वाइन के लिए हमेशा ऑन यूज करते हैं कि किसके ऊपर हमें ज्वाइन लगाना है। तो ऑन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, आप वेयर लगा सकते हो कोई इशू नहीं है, बट ऑन एक्चुअल सिंटैक्स। ऑन
कस्टमर्स डॉट कस्टमर नंबर इक्वल टू कस्टमर पेमेंट डॉट कस्टमर नंबर। अब दोबारा समझिए क्वेरी को, हमने क्या लिखा है। सेलेक्ट करो कस्टमर वाली टेबल से, ये जो ब्लैक में आप कस्टमर लिखा हुआ देख रहे हैं ये है टेबल नेम, उस टेबल से हमें क्या निकालना है, कस्टमर का नाम। पेमेंट वाली टेबल से हमें क्या निकालना है, पेमेंट की डेट। पेमेंट वाली ही टेबल से हमें क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना सर वो अमाउंट और कॉमा करके पेमेंट डेट के आगे नहीं लिख सकते? है। लिख सकते हैं, वो तो मैंने आपको लाइन बाय लाइन है, कोई इशू नहीं है। कैसे भी लिख लो, एक लाइन में लिख लो पूरी करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लिख लो भाई, सिंटैक्स गलत नहीं होना चाहिए बस। मतलब आप कहो कि कॉमा हटा दो तो सिंटैक्स आपका गलत हो जाएगा। ना सर मैं ये कह रहा हूँ पेमेंट डेट के कॉमा लगा के अमाउंट डायरेक्ट लिखो। नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं, ऐसे ही। पेमेंट वाली टेबल से अमाउंट, फ्रॉम कहाँ से, पेमेंट वाली टेबल। ज्वाइन किसके साथ करें, कस्टमर के साथ। ये दोनों टेबल नेम है आपके, ये वाले। ऑन किसके ऊपर लगाना है ज्वाइन, कस्टमर के कस्टमर नंबर इक्वल टू पेमेंट के कस्टमर नंबर। अब ये करेगा क्या, जहाँ जहाँ मैच करेगा आपका कंडीशन, वहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन निकाल कर लाकर आपको देगा। रन करा कर देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। क्या क्या आ रहा है, कस्टमर नेम, पेमेंट की डेट और पेमेंट का अमाउंट। क्लियर हुआ। जहाँ जहाँ मैच कर रहा होगा सिर्फ वहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन आई है आपके पास। इसमें आप देखेंगे कहीं पर भी नल नहीं होगा। मैं 500 रोज कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक भी नल नहीं मिलेगा। ठीक है। ज्वाइन कहता है कि भाई जहाँ मैच करेगा मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दूंगा। इनर ज्वाइन समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर ज्वाइन। बताइए। हाँ अलग एक टेबल और ले ले, मतलब दोबारा ले लो भाई। बताओ कहाँ पर समझ में नहीं आया, पहले वो बताओ। एक सेकंड, हाँ बताओ। कस्टमर नेम जो था वो था कहाँ, ये वाली लाइन। इसको अपोजिट कर लो पहले। हाँ अब बताओ। मैं आपसे कहता आपको सिर्फ कस्टमर नेम निकालने हैं तो आप क्या क्वेरी लिखेंगे, पहले वो बताइए। सेलेक्ट, सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए मुझे, मैं क्या लिखूँ, कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल। सही है, यही सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स यहाँ नहीं लिखा हुआ है। जॉइन अभी छोड़ दो, ऊपर का सिंटैक्स छोड़ो, सोचो बस इतना पार्ट। इनमें से ये पेमेंट भी अभी छोड़कर चलोगे, पेमेंट भी नहीं है मेरे पास। मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स, यही सिंटैक्स है। ये समझ में आ रहा है, ये बताओ। अब मुझे बताओ, मेरे पास दो टेबल हैं, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए मुझे दूसरी टेबल चाहिए होगी ना। तो भाई दूसरी टेबल कहाँ से लाओगे, बतानी पड़ेगी ना कौन सी टेबल है। तो पेमेंट आपकी दूसरी टेबल है, तो आपने कहा ज्वाइन करो किसके साथ, पेमेंट वाली टेबल के साथ। बस इतना ही तो करना है। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, इसमें क्या समझ में नहीं आया वो तो बताओ। हाँ तो भाई ज्वाइन, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। अरे भाई साहब बताओ, तो इनर ज्वाइन है या नहीं है। इनर ज्वाइन ये कहता है कि जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन निकाल कर लाऊंगा। मेरे पास अभी और भी वो हैं ज्वाइंस हैं। इनर ज्वाइन सिर्फ मैच करेगा ट्रू वैल्यूज को। अगर होता लेफ्ट ज्वाइन, अगर ये होता लेफ्ट ज्वाइन
तो क्या होता? लेफ्ट वाली वैल्यू सारी फिल कर देते लेफ्ट जॉइन ये कहता है कि भले ही आप मैच करो मत करो, मैं लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, बट राइट वाली टेबल की नहीं दूंगा। राइट वाली टेबल की वही इंफॉर्मेशन दूंगा जहां मैच करेगा बस, और जो मैच नहीं करेगा वहां नल कर दूंगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ए हूँ और ये बी है, मैं लेफ्ट टेबल हूँ, ये राइट टेबल है, तो भाई मेरी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं थी तो इन्होंने नल दे दिया, पर मेरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। समझ रहे हो लेफ्ट जॉइन का मतलब? लेफ्ट जॉइन कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन दे दो और राइट वाली टेबल की सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दो जहां मैच करता है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी लेफ्ट है और कौन सी राइट है? कोई बता सकता है? जो आपने लेफ्ट के इस साइड लिखी होगी वो आपकी लेफ्ट ही है, ये आपकी राइट है, ठीक है? कैसे पता चलेगा लेफ्ट है कौन सी राइट है? तो लेफ्ट से इधर की तरफ जो लिखी होगी वो आपकी लेफ्ट टेबल है, और जो इस साइड लिखी होगी वो आपकी राइट टेबल है। इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देखो, आपको स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ फील्ड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ रोज बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आप देख पाओ। नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट वाली टेबल थी आपकी कस्टमर वाली, तो नाम आया आपके पास लेफ्ट वाला, बट राइट वाली टेबल में उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने क्या दिया आपको? नल दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? लेफ्ट जॉइन और जस्ट अपोजिट इसका राइट जॉइन होता है। राइट वाला भी सेम काम करता है, जस्ट अपोजिट है बस। किसी को डाउट हो तो बताइए। राइट कर लो। अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ राइट, राइट जॉइन रन करते हैं, नंबर ऑफ रोज बढ़ा लेते हैं, नीचे आते हैं, सारे फिल होंगे इसमें तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैच कर रहे होंगे। इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सारे फिल है इसमें, इसमें सारे फिल है आपके पास। कोई नहीं फिल होता तो आपको दिखाई देता, ठीक है? अच्छा, आपने जो पहले किया था फ्रॉम के पहले जो कस्टमर और राइट जॉइन लगाया था, और ये आपने पेमेंट लिखा है, हाँ, तो इसको अगर इधर से उधर स्विच करने कोई नहीं पड़ता? पड़ेगा ना। तो आप पहले तो हमने आई थिंक पेमेंट किया था ना? पहले पेमेंट किया था, हाँ, तो फर्क पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ। आप जो इधर लिखेंगे वो उधर, अब आप ये कह रहे हो ना, मैं दिखाता हूँ, आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन करता और यहाँ पर पेमेंट कर देता और यहाँ पर कस्टमर कर देता, यही तो कह रहे हो आप? ये नहीं कह रहा मैं, हाँ। इनर जॉइन लगा दो अपने। अच्छा, इनर ज्वाइन लगा दो। वो तो ठीक इनर ज्वाइन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है, बस वही देखो। हाँ, इनर जॉइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट और राइट में फ़र्क पड़ेगा। इनर जॉइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनर जॉइन तो सिंपल ये कहता है आपसे कि भाई मैं तो जहाँ जहाँ मैच करेगा बस वो इन्फॉर्मेशन लाकर आपको दूंगा जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? जॉइन समझ में आया? किसी को डाउट है जॉइन में? वो कहीं भी सर हमने लिखा है कि भी लिखी जाती है फॉरेन की करके, ऐसे ये नहीं लिखा जाता। चलो वो वाला बता देता हूँ आपसे ना। कभी कभी क्या होगा, बाई चांस की बात है, वो कोई आपसे पूछ रहा है तो मैं बता, नहीं मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी कंपनीज़ में, ये बहुत रेयर केस है, बहुत बाई चांस की बात है, ऐसे समझो कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपको स्कीमा बनाना है। अब ये स्कीमा क्या होता है, कोई बता सकता है? स्कीमा सुना है किसी ने? स्कीमा स्कीमा होता है टेबल का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको ना एक स्कीमा तैयार करना है एप्ट्रॉन का, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये है सिंपल कि आपको एप्ट्रॉन के लिए एक टेबल बनानी है। अब टेबल के लिए, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्या क्या रखेंगे आप टेबल में? इंपॉर्टेंट चीज़ बताइएगा। कितनी टेबल रिक्वायरमेंट होंगी वो भी आपको बताना है। प्रॉपर बताओ यार, ऐसे वर्बली। सबसे वाले सर सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, चलो आईडी बोलो। आईडी हो गया, उसके बाद नेम हो गया। कोर्स हो गया, पहले सर कोर्स। अब आईडी की बात की आपने, आप अगर आईडी की बात कर रहे हो तो आप उसको टाइप भी बताओगे।
ठीक है, इंटीजर भी बताओगे आप, उसे बोलोगे आप ए नॉट नल रहेगा, और ये भी बोलोगे आपके प्राइमरी की भी रहेगा, नेम वेर कैर रहेगा, लेंथ आपकी मर्जी। और क्या रखोगे और बताओ? नेम हो गया, ये टेबल बना किसकी रहे हो? एप्ट्रॉन समझो, एप्ट्रॉन मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल्स बनानी है आपको। एम्प्लॉय, एक टेबल एम्प्लॉय की बनाई आपने, उसमें आपने एम्प्लॉय का आईडी रखा जो प्राइमरी की था आपका, और क्या रखो? नेम, और क्या रखो? कोर्सेज, कॉन्टेक्ट नंबर, टीचर टीचर का दूसरा टेबल बनाओ। नाम मतलब टीचर का दूसरा टेबल क्यों बनाओगे? मैं भी तो एक एम्प्लॉय हूँ, टीचर में ही आ जाएगा। मैं एम्प्लॉय ही हूँ, आप कोर्स आप स्पेशल पढ़ाते हो ना, जैसे कि मान लो आप पाइथन पढ़ाते हो तो उसमें आएगा। समझ रहे हो? दूसरा बंदा जावा। और क्या होगा और बताओ? कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और बस ऐसे बहुत सारा हो सकता है। सैलरी हो सैलरी, चलो उन्होंने को सारी बहुत कम से कम 12 टेबल हो जाएंगे ना। चलो ये टेबल होगी एक, दूसरी टेबल बताओ अभी। स्टूडेंट की हो जाएगा। चलो दूसरी टेबल स्टूडेंट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की? अब उसमें सर ये इंपॉर्टेंट है। नेम होगा, हाँ। कोर्स होगा, और किस टीचर से वो पढ़ता है, मतलब क्या हाँ, course है उसका। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अभी बोली, फीस भी आपने अभी बोला कि किस टीचर से वो पढ़ रहा है, उस कॉलम में मैं क्या रखूंगा और वो कॉलम मेरा कैसा बनेगा? तो सर आपकी प्राइमरी वहाँ पे हो जाएगी, मतलब Foreign की बनेगा? Foreign ये समझ की। में आ रहा है? जो वहाँ पे कोर्स होगा स्टूडेंट वाले टेबल के लिए, सही बोल रहे हो आप, स्टूडेंट वाले टेबल के लिए भाई स्टूडेंट की आईडी होगी, वो तो उसका यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, ठीक है। वो किस में एनरोल किया वो भी ठीक है, वो किस टीचर से पढ़ रहा है उसकी आईडी होगी, ना कि उसका नहीं। समझ रहे हो ये? तो वो क्या होगा मेरे लिए? फॉरेन की होगा। और कुछ हो सकता है? तो ये जो आप पूछ रहे थे प्राइमरी की बताना, ये स्ट्रक्चर में बताया जाता है जो आप पूछ रहे थे। जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको लिखना पड़ता है कि हाँ ये आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। अंदर ऐड करना होगा जो टेबल को, जब डाटाबेस वगैरह। अरे तो क्रिएट नहीं करोगे, क्रिएट टेबल में नहीं बताओगे, वहीं पे, तो कह रहे हैं ना, हाँ। क्या करेंगे। वहीं पे बताना है आपको सब कुछ कि कौन सी प्राइमरी की बनाओगे, कौन सी फॉरेन की बनाओगे, ये सब स्ट्रक्चर बनाते टाइम ही डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। एक और यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल देता हूँ। एक और 2 टेबल हो गई, एक टेबल और बना सकते हो कोई सी। इसी में हाँ बताओ, तीसरी टेबल क्या बनेगी? किसने एडमिशन लिया है? छोड़ दो, वो छोड़ दो, पेमेंट प्लेसमेंट भी नहीं, वो तो आप बिल्कुल इसमें चलेगा, डीप में चलेगा, जनरल सोचो। अब देखो टाइमिंग क्या टाइम है, टेबल चलाता है वो कितने आप तो आते ही नहीं हो तो क्या करोगे टाइमिंग का? चलो समझो, एक टेबल जैसे अभी बनाने को बना सकते हो दूसरी टेबल, बट एक तरीका बता रहा हूँ। एक टेबल आपने एम्प्लॉय की बनाई, एक टेबल आपने स्टूडेंट की बनाई। इसी स्टूडेंट वाली टेबल में ही आपने रख दिया था कि भाई कोर्स भी रख दिया था, है ना, और आपने स्टूडेंट जो टीचर से पढ़ रहा है वो भी रख दिया था। मैं कह रहा हूँ इसमें कोर्स मत रखो, कोर्स की अलग टेबल बनाओ। उस टेबल में क्या रखो, ये ज़्यादा एडवांस तरीका, एडवांस नहीं बोलूँगा इसको, लेंदी तरीका बोलूँगा इसको। एक कोर्स की टेबल बनाओ, उसमें सारे कोर्सेज होंगे, ठीक है। उस कोर्स वाले टेबल में मेरे पास स्टूडेंट की आईडी होगी, और एम्प्लॉय की आईडी होगी। तो मेरी एक टेबल बन गई। तीसरी टेबल जिसमें उन दोनों टेबल का मिक्सचर था, समझ रहे हो? तो 3 टेबल, अब बनाने को 4-5 बना लो। 3 टेबल बनेगी, एक स्टूडेंट की आईडी होगी, एक एम्प्लॉय की आईडी होगी। ये दोनों आईडी में क्या कहेंगे? दोनों अब क्या निकालेंगे इससे, कोई बता सकता है? सर आईडी एक से प्राइमरी की निकली, एक से फॉर्म की निकली। नहीं समझे, वो तो ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये एम्प्लॉय की टेबल हो गई, सर वो क्या पढ़ाते हैं, वो ये क्या पढ़ता है? ये एम्प्लॉय की हो गई, ये स्टूडेंट की हो गई, ये कोर्स की हो गई। यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी थी, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी थी। मैं कह रहा हूँ ये कोर्स की आईडी में कोर्स का नेम था, और यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी थी, और यहाँ पर कॉलम एम्प्लॉय की आईडी थी। मतलब वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है और आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं। मैं इसी टेबल से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, समझ रहे हो? इसलिए जरूरत पड़ जाती है, वरना आप यहाँ रख रहे हो, ठीक है रख लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, एक और चीज़ बताता हूँ, वही बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी क्या रख सकते हो कि उस कोर्स के लिए उसका प्राइस कितना है, ये भी तो रख सकते हो। ये आप यहाँ तो नहीं रखोगे, तब आपको अलग टेबल बनानी ही पड़ेगी। ड्यूरेशन हो जाएगी, ड्यूरेशन भी इसमें रखोगे या स्टूडेंट वाली टेबल में रखोगे? इसमें रखेंगे।
अलग ही रखोगे, इसीलिए अब आप ज्वाइन यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हो, बट आपको फॉरेन की चाहिए ही होगी, बिना फॉरेन की आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये हाँ तो क्या हुआ, हमने तो हाँ फॉरेन की कितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पर हाँ ये फॉरेन की है ना, बट ये किसकी है, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट की है, तो स्टूडेंट यहाँ पर प्राइमरी की था, ये भी फॉरेन की है पर ये किसकी है, एम्प्लॉय की है, हो सकती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो आप यहाँ से निकाल लोगे एम्प्लॉय की आईडी यूज़ करके, जब आपको स्टूडेंट की चाहिए होगी तो आप स्टूडेंट से यूज़ कर लोगे, तो एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉर्म की हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, प्राइमरी की एक ही होगी बात। क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट हो तो बताइए, किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट बताइए। समझ में आया ज्वाइन? एक बार ज्वाइन नहीं करो तो देखना पड़ेगा जो बताएगा। और कितना देखोगे भाई? मैं तो नहीं करके हाँ तो करके देखो, 2 टेबल बनाओ, 2 टेबल को यूज़ करके देखो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रेटा स्क्रैच, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइल हैंडलिंग में बताया था, इसमें बताया था, डेटाबेस के लिए बताया था, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इजी वाले सॉल्व करो पहले, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, माईसीक्वल मिल गया, ऊपर ही आ जाएगा माईसीक्वल। अब ये क्वेश्चन लिखा होगा आपके पास यहाँ पर, और उसका क्वेरी यहाँ लिखनी है आपको, सबमिट कर रन करा कर देखिए सबमिट करने से पहले या चेक सॉल्यूशन करने से ही पहले, तो इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है आपके पास, एसक्यूएल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ से। लिख देता हूँ मैं, हाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत है इतना। और भी कर लेंगे कल, मैं काम करता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेरे लिए भी नए हैं सारे, मैंने भी नहीं किया है, 1-2 सॉल्व किया मैंने यहाँ से, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को भी, पर हाँ आइडिया आप लोगों को भी बताना भाई, जो भी तरीके आपको लगते हैं गलत सही सारे बताइएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टडी से, ठीक है। कल और करेंगे एसक्यूएल, और फिर परसों वो करेंगे लास्ट हमारा टीके जो भी है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। देखो जेंगो में स्टार्ट करूँगा सबका एक साथ, कितने लोग हैं देख लेंगे, कितने लोग हैं सबका एक साथ स्टार्ट कर दूँगा। आप लोगों का मॉर्निंग में कर लेना, फिर आप लोग मॉर्निंग में चल जाएगा, अगर स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट करेंगे। इन लोगों को भी अपने ग्रुप में ऐड कर देना, देखते एक ही हफ्ता तुम हाँ तो रिवीजन हो जाएगा। तभी तो बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं इसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हमारा कितना टाइम लग जाएगा इनमें? अरे वो जो बंदा आता है वो उसकी वजह से ही तो थोड़ा दिक्कत है।